नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आज के कार्यक्रम में हम आपको लिए चलेंगे लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में एक गणतंत्र दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में। बीटिंग रिट्रीट के नाम से होने वाला यह समारोह 26 जनवरी के जश्न का औपचारिक समापन समारोह है, जहां इस बार स्वदेशी धुनों की विशेष झलक आपको देखने और सुनने को मिल रही है। इस समारोह में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के अलावा विशिष्ट सम्मानित लोग भी मौजूद हैं। इस बार का बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम कई मायनों में जरा हटके है, क्योंकि इस बार जो धुनें बजाई जा रही हैं उसमें ढेर सारी स्वदेशी धुनें हैं। समारोह की शुरुआत माइंड बैंड के कदम कदम बढ़ाए जा से होगी, जिसके बाद पाइप एंड ड्रम्स बैंड, अतुल्य भारत, वीर सैनिक, मिलीजुली, नृत्य सरिता, मरूनी, झेलम जैसी मधुर धुनें आपको सुनाई देने वाली हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बैंड विजय भारत, हथरोही, जय हो और वीर सिपाही बजाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के बैंड द्वारा बजाई जाने वाली धुनों में भी कई आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी, जबकि इंडियन नेवी का बैंड नमस्ते सागर, भवन, मातृभूमि, तेजस्वी और जय भारती यहां पर बजने वाला है। तो विजय चौक से ये हम आपको तस्वीरें भी अब लाइव दिखा रहे हैं, तो कुछ देर आपको आज तक की टीवी स्क्रीन पर रुक जाना होगा, क्योंकि हिंद के शौर्य की पूरी गाथा आज इन तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर आप देखेंगे। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है और सुमित भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। श्वेता इसको लगातार कवर करती आई हैं। श्वेता, इस बार क्या अलग है, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कीजिए। अर्पिता, पिछले कुछ सालों से इसकी शुरुआत हो गई थी। पहले मुझे ध्यान है कि जितने भी बैंड्स होते थे वो अधिकांश जो पश्चिमी धुनें हैं वो बजाते हुए आते थे। इक्का दुक्का जरूर स्वदेशी धुनें सुनाई दे जाती थी, लेकिन फिर एक बदलाव आया जिसमें आप धीरे धीरे एक स्तर पर पहुंचे जहां पर 50-50 आप दोनों तरह की धुनों को सुनने लगे। लेकिन इस बार चूंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 26 जनवरी का जो पूरा आयोजन था उसमें हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर वंदे मातरम की थीम रही। इस बार भी ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से यहां पर है और अधिकांश जो धुनें हैं, मेरा ख्याल है सुमित, एक कुछ नेवी की धुनों को छोड़कर एयरफोर्स बैंड जो बजा रहा है उसे छोड़कर बाकी सारी जो धुनें अर्पिता इस बार होने वाली है वो सारी स्वदेशी धुनें होने वाली है। यहां तक कि आरंभ है प्रचंड भी आप आर्मी के साथ सुनेंगे। हमारे साथ मंजीत हैं। सुमित, आपका रुख करो, उससे पहले जरा वहां लिए चलते हैं क्योंकि लाइव तस्वीरें भी आ रही हैं और मंजीत वहीं पर मौजूद है। मंजीत, किस तरीके की रौनक आप देख रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, जरा उसको बताइए। देखिए अर्पिता, विजय चौक पर जहां पर यह सेरेमनी हो रही है, बीटिंग रिट्रीट, एक तरह से 26 जनवरी का जो समारोह होता है उसका समापन होता है। मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त और इसीलिए काफी तैयारी कई दिनों से रहती है बीटिंग रिट्रीट को लेकर। जैसा श्वेता ने बताया कि पिछले कई सालों से एक बदलाव हमने देखा कि बीटिंग रिट्रीट में जो धुनें पहले विदेशी धुनें बजाई जाती थी, धीरे धीरे अब स्वदेशी धुनों पर जोर है। आनंद मठ धुन जो वंदे मातरम से जुड़ी हुई है वो एक थीम रखी गई है, क्योंकि वंदे मातरम 150 साल पूरे हो रहे हैं, उसको सेंटर स्टेज पर रखा गया है। और उसके अलावा तमाम जो भारतीय वायुसेना की बात की जाए, थल सेना की बात की जाए, नौसेना की बात की जाए, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के अलग अलग जो बैंड हैं वो सब इस तरह की जो देशभक्ति से जुड़ी धुनें हैं वो बजाने की तैयारी कर रही हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ ही पलों में विजय चौक का जो ऐतिहासिक स्थल है, और अब इसका क्योंकि एक स्वरूप भी आने वाले दिनों में बदल रहा है। रायसीना हिल से जो साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में जो 4 बड़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय थे वो अब यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक तरह से ये आज की इस वर्ष की जो बीटिंग रिट्रीट है वो इस महीने में भी खास रहेगी कि इतने सालों से यहाँ पर जो बड़े मंत्रालय थे वो अब इस इलाके से शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन बीटिंग रिट्रीट कई मायनों में इस बार खास इसलिए है कि ज्यादातर यानी कि 90% ज्यादा जो धुनें हैं तीनों सेनाओं के अलग अलग मिलिट्री बैंड हैं, रेजिमेंटल बैंड हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बैंड हैं, वो सब वंदे मातरम, उसके आसपास जो स्वदेशी कदम कदम बढ़े चलो और दूसरी जो देशभक्ति से ओतप्रोत धुनें हैं उनको बजाएंगे। और करीब अभी अगले 1 से 1.5 घंटे का जो कार्यक्रम होगा वो पूरी तरह से ठीक है मंजीत।
For all ceremonial functions, the President of India is escorted by the President's bodyguard. And here we see टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब राष्ट्रपति अब बीटिंग रिट्रीट के लिए विजय चौक की तरफ निकलते हुए, जैसा मंजीत हमारे संवाददाता बता रहे थे कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई महत्वपूर्ण चीजें इस बार की गई हैं, दोनों को ज्यादातर स्वदेशी रखा, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो की गई है वो है इनक्लोजर्स, यानी जो बैठने की व्यवस्था है उसको भी नाम दिया गया है भारतीय धुनों या फिर वाद्य यंत्रों के नाम पर, जिसमें आप कह सकते हैं डमरू नाम है, किसी का आप कह सकते हैं बांसुरी नाम है, और ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि इस बार भी 26 जनवरी को इसी तरीके के नदियों के नामों के हिसाब से इनक्लोजर्स का नाम दिया गया था, और शायद इस बार बीटिंग रिट्रीट में भी उसकी एक झलक देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि उनके जो बॉडीगार्ड है, पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं जो राष्ट्रपति के, वो इस समय वहां से निकलते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब से थोड़ी देर में इस प्रोग्राम की ऑफिशियल शुरुआत होगी। दरअसल बीटिंग रिट्रीट अगर आप देखें तो ये एक तरीके के अपने जो सोल्जर्स हैं, अपने जवानों को वापस बैरक में लौटने के एक आदेश होता है। पहले इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े धुनों के साथ की जाती है, लेकिन धीरे धीरे से ही इसको एक सेरेमोनियल इवेंट के तौर पर हर साल मनाया जाता है। 1950 के बाद से इसकी शुरुआत की गई थी और कई बार हमने देखा है कि इसमें अब ज्यादातर चीजें स्वदेशी की जा रही है। अर्पिता, बिल्कुल, और आत्मनिर्भर श्वेता, क्योंकि आत्मनिर्भर की बात केवल की गई, लेकिन अब हम हर जगह जहां जहां उसकी छाप दिख सकती है वो नजर आ रही है। चाहे यहाँ पर बैठने की जो हम बात कर रहे हैं उसमें वाद्य यंत्रों की जो बात है, वीणा है, तबला है, उन सबको यहाँ शामिल किया गया है, धुनें स्वदेशी रखी जा रही हैं। यानी सीधा संदेश क्या ये है कि गुलामी की जो जंजीरें हैं उनको तोड़ना है। बहुत जरूरी था कि इस चीज को आप पीछे छोड़े, क्योंकि जो सेनाएं हैं वो उनका नाम बदल गया, मतलब वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी या फिर रॉयल इंडियन एयरफोर्स से बदलकर वो भारतीय सेना हो गई, थल सेना, वायु सेना, नौसेना। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, परंपराएं ऐसी हैं जो रही। अभी भी जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनका खास तौर से ये फोकस रहता है कि अगर कहीं भी उनको इस तरह की चीज दिखे तो उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये चीज जो है, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये हम परिवर्तन देखते आए हैं। आप देखिए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो आज के शाम की अतिथि है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो अब पहुंच रही है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रहेंगे, चूंकि गणतंत्र दिवस पर भी हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री स्वागत करते हैं, फिर राष्ट्रपति आती हैं, तो प्रधानमंत्री स्वागत करेंगे, उपराष्ट्रपति का भी और राष्ट्रपति का भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर पहुंचना और उसके बाद सीधा, देखिए इतना टाइम्ड होता है, इतना सही तरीके से सटीक टाइमिंग इसकी होती है कि राष्ट्रपति अंगरक्षकों के साथ आप वहां पर फोकोर्ट में आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के, और यहां पर प्रधानमंत्री जो सीधे जो दर्शक दीर्घा है जहां पर राष्ट्रपति आएंगी वहां पर वो उपस्थित रहेंगे और उसके बाद स्वागत उनका होगा। लेकिन बड़ा सुंदर दृश्य होता है ठंड के मौसम में। यूं तो जो राष्ट्रपति अंगरक्षक होते हैं बहुत अलग अलग तरह की उनकी पोशाकें होती हैं, बहुत अलग यूनिफॉर्म्स होते हैं, सेरेमोनियल यूनिफॉर्म्स में भी अलग अलग रंग, अलग अलग किस्म के रहते हैं। आज देखिए रक्षा मंत्री अर्पिता स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का यहां पर। तो ये परंपरा जो रहती है वो हमेशा इसको फॉलो किया जाता है कि रक्षा मंत्री का स्वागत कौन करेगा, फिर प्रधानमंत्री का स्वागत कौन करेगा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का स्वागत कौन करेगा। तो अभी प्रधानमंत्री देखिए अपनी विशिष्ट, मुझे लगता है हिमाचली टोपी में यहां पर आए हैं, और जो 26 जनवरी है उसमें अलग उनका साफा रहता है, पगड़ी रहती है, और बीटिंग रिट्रीट पर आज वो ये पहाड़ी टोपी पहनकर आए हैं, क्योंकि हिम योद्धाओं की भी तो इस बार एंट्री है श्वेता, यहाँ पर बैंड करते हुए। जी, जो आपके तमाम तरह के बैंड्स आज एक के बाद एक आएंगे, उसमें देखकर सबसे ज्यादा तो सुमित मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि ये जो उंगलियां उस समय थिरक रही होती हैं उन वाद्य यंत्रों पे, वो बंदूकें तलवार चलाने में भी उतने ही सक्षम होते हैं। बिल्कुल, और देखिए ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अगर आप देखें पुरानी सदी से अगर आप देखें, जब भी युद्ध होता है, युद्ध के बाद जब शाम के समय जब अपनी सोल्जर्स जो होते हैं, जवान जो वापस युद्ध के मैदान से वापस आते हैं, तो वो अपने आप को कैसे इंगेज रख सकते हैं, कैसे अपने एक साथ, तो ये वाद्य यंत्र होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि लाइट मूवमेंट जो होती है वो शेयर करते हैं। और ये इसलिए भी अगर आप देखें कि अभी जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ इस समय वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, धुनें बजाई जाती है, बैंड आते हैं, बल्कि आसपास के इस पूरे इलाके को लाइट से कैसे सजाया जाता है वो भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। और शायद इसी वजह से शाम जैसे ही सूर्यास्त होता है
धीरे 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 वो लाइट विजिबल होनी शुरू होती है और यहाँ पर जो लोग मौजूद रहते हैं उनके लिए भी एक आकर्षण का केंद्र होता है। और करीबन 40 से 45 मिनट का कार्यक्रम होगा श्वेता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हर बार कुछ ना कुछ एक यूनिकनेस जरूर रखी जाती है। मुझे याद है कि ड्रोन शो भी रखे गए थे एक बार, तो ड्रोन्स रात के समय में लाइट्स लेकर उन्होंने जो वहां पर वो प्रदर्शित किए थे एक तरीके का, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और अभी देखा जाए तो धीरे धीरे सही देखिए आप हजारों की संख्या में 26 जनवरी के बाद 3 दिन का ये समारोह होता है, जिसका समापन आज इसके साथ होगा, लेकिन 3 दिन तक कुछ ना कुछ जरूर यहां पर कार्यक्रम रखे जाते हैं श्वेता। और अर्पिता, एक और चीज याद रखिए और मुझे लगता है दर्शकों को भी यह जानना होगा कि अब आम लोग जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं इसको, और उसको बहुत सरल कर दिया गया है। आप एक ऑनलाइन लिंक होता है, ढूंढिए आपकी बीटिंग रिट्रीट पासेस और आपको वो मिल जाएगा। आप उसको लेकिन समय के साथ करना पड़ता है। भारत की आबादी देखिए और कितने लोग जाना चाहते हैं वो देखिए, लेकिन एक अद्भुत अनुभव होता है। उपराष्ट्रपति का काफिला अब पहुंचा है और उसके बाद चूंकि राष्ट्रपति भवन के गेट सब खुले हुए हमें दिख रहे हैं और उस धुंध को चीरते हुए जब वो लाल पोशाक पहने हुए राष्ट्रपति अंगरक्षक आगे आते हैं तो उससे राजसी मुझे लगता है कि और कुछ दिखता नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति ऐसी हैं जो सामान्य लोगों में बहुत प्यार से घुल मिल जाती हैं। बहुत तस्वीरें हमने देखी हैं पिछले, जब से वो राष्ट्रपति पद पर आई हैं अर्पिता। बिल्कुल, और ये अलग की बात भी कर रहे हैं तो शायद ये भी अलग तस्वीरें होंगी श्वेता, क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से इसको कवर कर रही हैं, तो शायद बहुत क्लियर तस्वीर नजर आती होगी, लेकिन अभी धुंध और जिस तरह पोल्यूशन है उन सब के बीच थोड़ी सी धुंधली है। लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही विजय चौक से बीटिंग रिट्रीट समारोह की, एक तरीके से आप कहिए शुरुआत जो है वो होने वाली है। राष्ट्रपति पहुंचने ही वाली हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। मंजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, वहां भी आपको लिए चलेंगे। स्टूडियो से हमारे साथ सुमित और श्वेता लगातार रहे ही, लेकिन यहां पर एक चीज का जिक्र वो भी श्वेता बनता है, वो है वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम की भी वर्षगांठ जो है वो भी उसकी पूरी झलक यहां पर दिखने वाली है। और जरूर मतलब पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है कि विवाद और राजनीति खूब हो गई इस पर, लेकिन ये एक ऐसा नारा रहा है जिसको हमारे स्वतंत्रता सेनानी बोलते बोलते फांसी पर चढ़ गए हैं। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया है छोटी छोटी उम्र में। चंद्रशेखर आजाद को याद कीजिए आप, चाहे बिस्मिल को याद कीजिए आप, जिनको भी याद करेंगे, वंदे मातरम को एक ऐसे रूप में हमें देखना होगा जो हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, जो हमारी धमनियों में दौड़ता है। और वंदे मातरम के 150 वर्ष अगर पूरे हो रहे हैं तो हमें स्वतंत्रता संग्राम को याद रखना होगा। यहां पर उपराष्ट्रपति का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और एक एक करके, चूंकि परंपरा है ये, रक्षा मंत्री से, रक्षा सचिव से, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उन सब से बातचीत करते हुए आगे पीछे ओम बिरला जी हैं स्पीकर। और अब देखिए राष्ट्रपति भवन से वो सवारी निकल चुकी है जो सुप्रीम कमांडर हमारे आर्म्ड फोर्सेस की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको लेकर आगे निकली है। अब 26 जनवरी को हमने देखा था 2 विशिष्ट अतिथि यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन के प्रमुख उनके साथ उस बग्घी पर सवार होकर आए थे। 40 साल बाद इसने अपनी री एंट्री की, इस बग्घी ने। बड़ी दिलचस्प कहानी इस बग्घी की भी है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हमारी सेनाओं का भी बंटवारा हुआ था। कितनी सेना सोल्जर्स के रूप में कहा जाएगी, कितने हथियार जाएंगे, कितने फॉर्मेशंस जाएंगे, उसके साथ साथ इस बग्घी को लेकर अर्पिता एक टॉस किया गया था और टॉस जीता था भारत ने। और ये बग्घी हमारे पास रह गई थी। जिन्ना की कहानी बताई जाती है कि वो अपने शपथ ग्रहण में चाहते थे कि बग्घी में बैठ के जाए, उनका घोड़ा एक लंगड़ा था। वो खैर दूसरी कहानी है। ये कहानी जो इस बग्घी की है, जो 6 घोड़ों के साथ, जो राष्ट्रपति अंगरक्षकों के घोड़े भी 15.5 हाथ के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि हर जवान, क्योंकि आपने तो एक कवर किया है कैवलरी जिसकी हम बात करते हैं, इसकी एक खास तरीके की इन घोड़ों के, इन जानवरों के भी इनके एक अपने भत्ते होते हैं, इनको एक रैंक मिलती है, इनकी देखभाल की जाती है। और ये सारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ ये सेरेमोनियल नहीं होता, ये भारत के इतिहास को भी दर्शाता है।
टापों के साथ मिलकर और कितनी म्यूजिकल हो जाती है। ये घोड़े के बारे में जो सुमित भी बता रहे थे, इनकी मालिश, इनके बालों की स्टाइलिंग होती है, इनके बालों की बाकायदा स्टाइलिंग की जाती है और बहुत बहुत प्रेम से रखा जाता है इन्हें। और रिटायरमेंट भी होता है। रिटायरमेंट होता है। इन घोड़ों को पाने के लिए जो इसकी भी एक प्रक्रिया होती है, उनको पाने के लिए लोग बिल्कुल लालायित रहते हैं। अभी इनमें से कई आर्मी के कई घोड़े, इनफैक्ट जब हम महाकुंभ हो रहा था वहां पर पुलिस ने हासिल किए थे, उनमें एक चिप इंसर्टेड होता है, सारी डिटेल्स उनके उसमें रहते हैं। ये बहुत उच्च नस्ल के घोड़े होते हैं जो राष्ट्रपति की बग्गी को लेकर आ रहे हैं और उनके साथ साथ जो कमांडिंग ऑफिसर हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के, जो 2IC हैं, वो सब दो तरफ से उनको लेकर आते हैं। खास रंग हो सकता है इनका, इनकी ऊंचाई एक जैसी होनी चाहिए, इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, इनका खाना पीना ऐसा होता है, सबके नाम के पीछे का एक इतिहास होता है। और अगर कोई बहुत वीर एक अश्व रहता है इनका, तो उसके नाम पर अगली पीढ़ी के एक अश्व को जरूर नाम दिया जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, इनकी बहुत रोचक इनका जीवन है। अब राष्ट्रपति आ गई है, उनका स्वागत, मुझे लगता है उसके साथ राष्ट्रगान बिल्कुल शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले बैंड मास्टर अनुमति भी लेंगे, बैंड शुरुआत करने की, और ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद उस पूरे कार्यक्रम का क्या कहते हैं शुरुआत की जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी होता है, क्योंकि आपने जैसा घोड़ों के बारे में बताया, कैवलरी के बारे में बताया कि देखिए कैसे इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, रिटायरमेंट तक होता है, यानी इनको सेना का अंग ही माना जाता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि देखिए हर विपरीत परिस्थिति के अंदर ये हमेशा जवानों के साथ रहते हैं, उन इलाकों में रहते हैं जहां पर हमारे जवान युद्ध में हो, या फिर आप सेरेमोनियल बात भी कर लीजिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनके हेयर कटिंग से लेकर इनके वार्डरोब हो, इनकी तैयारी कैसे होती है, इनकी खाने पीने की सारी चीजें, मुझे लगता है श्वेता सारी चीजों के बारे में काम किया जाता है। सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलूट। मदद। आप सभी से आग्रह, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये इसको सुनने पर, क्योंकि श्वेता आपने वहां पर भी जाकर कवर किया होगा, जिस तरह से एक अनुभूति होती है, क्योंकि आज जितने वहां पर बैठे होंगे ये दर्शक यहाँ पर पहुंचे हैं, ये अनुभूति शायद वो जीवन में कभी ना भूले, क्योंकि जो इंसान इस वक्त आज तक देख रहा होगा, टीवी स्क्रीन देख रहा होगा, वो महसूस कर पा रहा है। आप ये खत्म होने के बाद ही जो जय हिंद अंदर से आप महसूस करते हैं, वो शायद शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता है। आप वहां पर कभी ऐसा हुआ श्वेता गई हूं जब आपने ये देखा हो, आप कह रही है ना, घोड़ों के चलने की जो रिदम है, आवाज है, वो सुन के वो आपकी अपनी क्या फीलिंग रही? मुझे तो लगता है कि हर व्यक्ति का बच्चा जो बचपना होता है वो अंदर से निकल आता है इस टाइम। मुझे तो यहाँ पर भी बैठ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं ये आयोजन देखती हूँ। और बचपन से असल में मुझे लगता है कि सारे लोग, और आज भी वो लोग होंगे जो अपने बच्चों को सुबह सुबह उठा देते हैं, गणतंत्र दिवस का परेड जरूर देखो। और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सब ने रामायण महाभारत सब टीवी में देखी, सुबह रंगोली भी आया करता था एक कार्यक्रम, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या होता था, जो 26 जनवरी की सुबह हम सबको, अब तो खैर थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन अब देखिए ब्यूगल वादकों के साथ शुरुआत हो रही है। अर्पिता, सेनाओं को, तीनों सेनाओं को, और साथ में जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, CAPF, हमारे पैरामिलिट्री हो गए, उन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए ये सैनिक, और एक जो कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट करना भी बड़ा कठिन काम होता है, जो सामने इस समय आप देख रहे हैं, वो सारा रहता है। सारे लोग देखिए, आज परिवर्तन यह है कि आज छोटे बच्चे ज्यादा आए हैं, क्योंकि सामने आप जब वर्दी में उतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को, और बड़ी बड़ी शान से, और एक एक करके जब सामने आएंगे सब, ये मुझे लगता है कि अब हमें सुनना चाहिए।
देखिए इस बार कंबाइंड बैंड्स को ज्यादा आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन को ज्यादा प्राथमिकता दी गई और अभी 26 जनवरी पे भी हमने देखा कि कंबाइंड बैंड इंटीग्रेटेड बैंड तीनों सेनाओं का रखा गया था और हर बार अब इस चीज को दर्शाया जाता है कि एक इंटीग्रेशन या फिर आप कह सकते हैं कि जॉइंटनेस जो है वो हमारे सेरेमोनियल चीजों में भी नजर आए। श्वेता, ये कदम कदम बढ़ाए जा जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस की थी उसका ये क्विक मार्च का धुन था, यानी बहुत तेजी से आप इसमें कदम कदम बढ़ाए जा जाते हैं। अब पहले हम क्या सुनते थे, ही इज अ जॉली गुड फेलो, आमतौर पर इसके साथ शुरुआत होती है या और भी इस तरह के कई और गीत होते थे, लेकिन ये जो आईएनए की धुन थी, आप ये भी समझिए कि जो जय हिंद हम सुनते हैं, जो जवान आपको जो सैनिक आपको विश करेंगे, वो भी इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस से लिया हुआ है और आज का आगाज भी कदम कदम बढ़ाए जाके आगाज तो कदम कदम से, लेकिन जो इसका समापन होगा वो सारे जहां से अच्छा से होने वाला है। और ये जो तस्वीरें हैं ये हर हिंदुस्तानी के जज्बे को और बढ़ा देते हैं उनको, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस के औपचारिक तौर पर समापन के एक प्रतीक के तौर पर इसे देखा जाता है। हर 29 जनवरी को ये मनाया जाता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं। और एक और कमाल की बात, जब आपने अर्पिता बात की ना कि शुरुआत की इस समय धुन बजा रहे हैं उसके साथ वो आकृतियां बार बार अपनी बदल रहे हैं। गगनयान की आकृति उन्होंने बनाई, उसके बाद अमर जवान ज्योति की आकृति उन्होंने बनाई और यहाँ पर एक मैसेज उस धुन के साथ लेकिन मार्चिंग दस्ते के हिसाब से उस आकृति को बनाकर भी दिया जा रहा है। देव व्यू की ये रचना यहाँ पर मार्चिंग बैंड कर रहे हैं। तो ये महाभारत की जो व्यू रचना है उसको यहाँ पर दिखाने की जो है वो कोशिश की गई है। ये सब ये श्वेता, क्योंकि इस बात बहुत सारी चीजें जब आप देखिए तो अलग है। जैसे यहाँ पर जो पश्चिमी धुनें हुआ करती थी उनको एक तरीके से हटाकर जो शुद्ध जो भारतीय प्रतीक हैं, जिनको आप कह सकते हैं मृदंगम हो या तबला हो, इनको वरीयता दी गई है, इससे सामने रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो बदलाव करना भी नहीं चाहिए। अब देखिए जैसे अब हम हमारे HAL, हमारी आडा, वो सारे भारतीय विमानों को विकसित कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हम क्या रफाल, सुखोई इसकी तरफ तो देख ही रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया का भी बेस्ट चाहते हैं और अपना भी बेस्ट दे रहे हैं। तो इसीलिए पूरी तरीके से नहीं हट रहा है। तो
ये क्या व्यू रचना? ये एक अर्ध व्यू रचना, मतलब जो देव व्यू हमने दिखाया था, चक्र व्यू, वैसे ही अर्ध व्यू, उस तरह की चीजें ये रचना कर करके दिखा रहे हैं। अब ये सारी रचनाएं हमारी हैं, लेकिन जो पाइप है वो हमारा नहीं। आप आमतौर पर स्कॉटिश बैंड्स में वो सुनेंगे तो वो ब्रिटिश वो चीजें रहती है, बहुत ताकत लगती है, लेकिन हमारे सैनिक जो होते हैं बहुत वो भी ठंड में, इतनी ठंड के अंदर श्वेता। और खास बात पे जैसा आपने बताया कि देखिए शुरुआत के साथ से जॉइंटनेस थे, लेकिन आखिरी में भी पहले होता था अबाइड मी ऑल, 2021-22 तक वो रहा शायद अबाइड मी ऑल तक, लेकिन अब वो भी सारे जहां से अच्छा तक उसे ला दिया गया। और एक खास बात अगर आप देखें कि शुरुआत से लेकर अब तक करीबन 30 धुनें हैं जो बजाई जाएंगे और सारी की सारी स्वदेशी। तो आपने बताया कि हथियारों के साथ साथ हमारी सेरेमोनियल चीजों के ऊपर भी स्वदेशीकरण आए, और मुझे लगता है कि वो शायद इसलिए भी जरूरी है कि भले ही आप देखें कि कई सेरेमनीज चली आ रही हैं सदियों से, दशकों से, लेकिन उसमें हमारी जो स्वदेशी झलक है फोर्सेस की वो आनी चाहिए। शायद उसी को लेकर कई बदलाव इसमें किए गए हैं। श्वेता, अच्छा, हमारे जो सैनिक होंगे या जो आज ये यहाँ पर मौजूद हैं, उनको जब ये महसूस होता होगा, क्योंकि अपनी भारतीय धुनें उनको शामिल करना, ये अनुभव जितना हमारे लिए अलग है उतना उनके लिए भी होगा। जब वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे या जब परफॉर्म कर रहे हैं, उस समय उनको अलग महसूस हो रहा होगा। अब बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं महसूस कर रहे होंगे शायद। नहीं, करते ही है। हर जो जितने भी रेजिमेंट्स होते हैं उनका अपना एक बैंड होता है जो जिनका काम होता है आप पूरे साल उसका अभ्यास करते रहते हैं, उन दोनों का अभ्यास करते रहते हैं। तो आपके लिए भी तो एक चैलेंज हो जाता है कि आपको उसमें कुछ नया करना है। अच्छा, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा भी रहती है कि किसका बैंड सर्वश्रेष्ठ होकर निकलेगा, तो वो एक बहुत ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। तो लेकिन वो तय कैसे होता है फिर? वो तय होता है, वहां पर मार्किंग का तरीका होता है। जैसे मार्चिंग कंटिंजेंट जो होते हैं 26 जनवरी में जो मार्च करते जाते हैं, उसमें बेस्ट दस्ते को प्राइज मिलता है उसमें। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। आप अगर मतलब ये पूरा कंक्लूड होने के बाद जब उसमें जाएंगे तो ऑनलाइन आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपस में बहुत सारी चीजें रहती हैं उसको लेकर। और अब अच्छी बात है, तो अब जैसे युद्ध का हम बता रहे हैं ना कि कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं है। ये इसका रीजन ये है कि आप आगे जब चलेंगे तो सबका उत्साह बढ़ाते हुए वो एक दस्ता हमेशा पुराने समय से चलता रहता था। हमारे भारतीय सभ्यता में भी ये था, जो विदेशी हैं उनकी सभ्यता में भी था, ये हमेशा रहता था। अच्छा श्वेता, आपने इतना ही किया, प्रधानमंत्री ने जो आज पहना है हिमाचली पोशाक, हर बार कुछ अलग रहता था ऐसे, या इस बार प्रधानमंत्री का ये क्या संदेश होगा, इसके पीछे क्या समझ पा रहे हैं? अब तो लोग तो राजनीतिक कारण निकालते हैं उसके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल का चुनाव अभी आसपास है। लेकिन थोड़ी तो एक तो ठंडे राज्य का ही आप पहन सकते हैं अगर आपको टोपी पहननी है तो। आमतौर पर हम उत्तराखंड का ज्यादा देखते हैं, लेकिन अभी हिमाचल, अभी मुझे लगता है कि अब हम फिर कुछ बैंड्स की धुनों को सुनते हैं।
जो बीएसएफ के ऊंट हैं जो 26 जनवरी के लिए खास रेगिस्तान से आते हैं दिल्ली, पूरी एक यात्रा उनकी होती है। ये सबसे सुंदर तस्वीर होती है कि आप सूर्य को अस्त होते हुए देखते हैं और उसके सामने में आप उन ऊंटों को देखते हैं। इनफैक्ट जब 26 जनवरी को परेड होती है तो उनके ऊपर पूरा बाकायदा बैंड के साथ वो ऊंट वाला दस्ता है बैंड का, तो वो आपको पूरा इसमें बैकग्राउंड में नजर आते रहेंगे। और साथ में अभी एक एक धुन जो मुझे लगता है कि जितने भी घर में बैठकर भी जो सुन रहा होगा सबको वो एक एक धुन समझ में आ रहा होगा, उसके शब्द समझ में आ रहे होंगे। आमतौर पर अंग्रेजी धुनों को आप कहाँ समझ पाते हैं कि क्या शब्द है उसके। शायद इसी वजह से श्वेता बदलाव भी किए गए, और अगर आप देखें तो ज्यादातर धुनें वो रखी गई जो स्वदेशी, अभी जिस तरीके से बात कर रहे थे 30 धुनें हैं जिसमें आप देखिए कि सारी धुनें वो हैं जो स्वदेशी हैं, और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कनेक्ट कर सके। आपने बच्चों का जिक्र किया, मुझे याद है कि हर साल सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे ही आते हैं, और शायद 26 जनवरी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है बीटिंग रिट्रीट, उसमें बच्चों का उत्साह बहुत ज्यादा होता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है ये उनका बैंड है जो इस समय जय हो की धुन आप जिनके साथ सुन रहे थे और वीर सिपाही के साथ ये अपना कंक्लूड अभी करेंगे, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स का जो बैंड है वो यहाँ पर आएगा। और हर एक सेगमेंट में आप समझिए कुछ न कुछ ऐसा है जिसके लिए आप होता है ना जिसकी आप प्रतीक्षा करते हैं। तो ये जय हो ने जितना वो हाई एनर्जी बिल्कुल ऊर्जा को उसके अपने चरम पर वहां पर मौजूद सारे लोग महसूस कर रहे हैं। ये जय हो पहली बार चला, मतलब ऐसा तो मुझे पहली बार, क्योंकि अब ए.आर. रहमान का जिक्र भी क्योंकि काफी वो चर्चा में रहे हैं, तो ऐसे में ये फिर क्योंकि जो उन्होंने कहा उसके बाद फिर जय हो अगर शामिल अभी किया गया है तो भी फिर बड़ी चीज है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं अर्पिता इससे पहले देखिए हर चीज में राजनीति आ ही जाती है कहीं ना कहीं। नहीं, राजनीति नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स को कम वो इंक्लूड किया जाता है। आधिकारिक सॉन्ग जो है हमारे उनको ज्यादा इंक्लूड, मुझे याद है कि 2022-23 में भी लता मंगेशकर के गाने को एक बार इंक्लूड किया गया था एज एन ट्रिब्यूट, और ये हमेशा किया जाता है क्योंकि आप एक ट्रिब्यूट के तौर पर या थीम की तरह, जैसे आर्मी या फिर आप फोर्सेस कह सकते हैं, वो ज्यादातर ऐसे गानों को इंक्लूड नहीं करते। लेकिन हाँ, कई गाने ऐसे, कई गीत ऐसे हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट या जिन जो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उनको कई बार पैरामिलिट्री फोर्सेस यूज कर लेती हैं। देखिए, और खासकर ये तो गीत ही ऐसा है जिसे विदेश में सम्मान मिल चुका है, दुनिया भर में इस गीत का डंका रहा। ए.आर. रहमान एक ऐसे कंपोजर हैं जिनको पूरी दुनिया में उनको इज्जत मिलती है। तो आज यहाँ पर जब हमारे CAPF जो वो बैंड है जो एक तिरंगे की शक्ल में था, मतलब हमारे तीनों रंग तिरंगे के, उसके साथ वो उसको कर रहे थे, वो अपने आप में अद्भुत और लाजवाब। इसके साथ ही मुझे लगता है कि अब अगले बैंड की अगले सेगमेंट की बारी अब आ चुकी है। ये एयरफोर्स इस बार बेस्ट कंटीजेंट का अवार्ड भी शायद नेवी को मिला है श्वेता, या फिर अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बार जो 26 तारीख को जो अवार्ड मिला।
सा बैंड है, वो सबकी जानकारी कैसे मिलती है? वहां पर एक बड़ा स्क्रीन अब लगाया जाता है। पहले नहीं होता था, अब बड़े स्क्रीन्स लगाए जाते हैं। और अब एक और चीज पर फोकस किया जाता है, लाइटिंग। उस पूरे एरिया में जो लाइटिंग है उसको जो ऐसे आपकी ऊर्जा बचाने वाली लाइटिंग के हिसाब से, अब चूंकि देखिए एयरफोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इस बार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। MiG-21 हाँ, और इस बार रिकमीशन हो गया, मुझे लगता है फेज आउट हो गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एक ट्रिब्यूट के तौर पर, क्योंकि MiG-21 को फेज आउट कर दिया गया है, तो एक ट्रिब्यूट के तौर पर मुझे लगता है एयरफोर्स ये बैंड को शेप दिया गया है उसको। पहला एक तरह से गगनयान को कहकर आप एक अंतरिक्ष यात्री अपने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि अशोक चक्र से सम्मानित हुए हैं इस बार, उनको सम्मान दे रहे हैं। और फिर MiG-21 क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण जगह इन सभी विमानों की होती है, उससे उसके साथ जीते हुए उनका पल पल गुजरता है देश की रक्षा करते हुए। MiG-21 ऐसा नहीं है, उसको कई दफा बहुत सारी ऐसी चर्चा में रहा, लेकिन एक ऐसा विमान था जिसको हमारे सैनिक हमेशा, जो हमारे वायु सैनिक हैं, वायु योद्धा है, उसको हमेशा उसका सम्मान करते रहे। तो उसके जाने के साथ, उसके रिटायरमेंट के साथ वो भाव आज इन गीतों के साथ यहाँ आपको सुनाई भी दे रहा है। और हमेशा श्वेता हमने देखा कि भले ही आप एयरक्राफ्ट को डीकमीशन कर दें, फेज आउट कर दें, लेकिन उनके स्क्वाड्रन्स हमेशा रहते हैं, चाहे वो गोल्डन एरो की बात कर लीजिए, दूसरे एयरक्राफ्ट की बात कर लीजिए, तो स्क्वाड्रन्स को भी एक तरीके का सम्मान होता है कि देखिए ये हमेशा स्क्वाड्रन की ये वो लेगेसी रही है कि ये आगे बढ़ते रहे और ऐसे बड़े ऑपरेशन के। तो शायद मुझे लगता है एयरफोर्स और सभी फोर्सेज जो हैं उस लेगेसी को आगे मेंटेन करके उसको ट्रिब्यूट देने की कोशिश की जाती है। ये महिला अफसरों की मौजूदगी, अर्पिता, और ये भागीदारी हमने बहुत हद तक देखी। अगर आप क्योंकि मैं अटारी बाघा बॉर्डर भी जाइए तो वहां पर भी वो दस्ते नजर आते हैं, और यहाँ पर भी अब हर जगह महिलाओं को किस तरह से आगे किया गया है ये भी दिखता है। इस बार रिपब्लिक डे के अंदर 9 अग्निवीर महिलाओं को शामिल किया गया था, और ये शायद सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं कि उस समय भी ये हाई पॉइंट था श्वेता कि देखिए महिलाओं को ज्यादा मार्चिंग कंटीजेंट में रखा जा रहा है। यहाँ तक कि सीआरपीएफ को हमने देखा कि लीड जो किया था वो एक महिला ऑफिसर ने किया था, असिस्टेंट कमांडेंट की तरफ से। तो ये मुझे लगता है कि शायद ये सारी चीजें अब ज्यादातर सेरेमोनियल में भी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सेना की बात, अब थल सेना की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन उसमें भी आप आर्टिलरी में बड़ी संख्या में, अब ब्रह्मोस देखिए, ये भी वायुसेना अपना जो उसके गौरव का हिस्सा है, वो उसने हर चीज को यहाँ पर प्रदर्शित किया है, चाहे गगनयान हो, चाहे MiG-21 हो, या फिर ब्रह्मोस मिसाइल हो, क्योंकि वायुसेना की अलग अलग टुकड़ियां होती हैं जो एयर डिफेंस में भी लगी रहती हैं। मिसाइलें हालांकि एक अलग यूनिट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मोस को अगर दिखाते हुए हमारे सैनिक दिखते हैं, वायु सैनिक, तो उनके चेहरों का गर्व वो दिखता है। और चूंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की मौजूदगी इन बैंड्स में भी देख रहे हैं, तो शुरुआत जब हुई थी यही कहा गया था कि केवल सांकेतिक हो रहा है, लेकिन अब देखिए उनको उनका डिप्लॉयमेंट असली युद्ध में रहा है, वीरता के पुरस्कारों से भी नवाजा गया और है। सबसे पहले कॉम्बैट रोल में अगर महिलाओं को शामिल किया गया था तो एयरफोर्स में शामिल किया था, और शायद उसी के बाद मुझे लगता है कि बाकी फोर्सेस ने उसको शुरुआत की। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें मार्चिंग कंटीजेंट से लेकर, और मुझे जहां तक गलती नहीं है तो पहली बार जब मार्चिंग कंटीजेंट भी निकाला गया था तो शायद एयरफोर्स की तरफ से निकाला गया था। तो ये सारी चीजें लगातार की जाती है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल